नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी बाय विवेक में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहां हर कदम पर छुपा है एक नया राज, एक नई नवेली दुल्हन, एक बेताब पति और अचानक उसका गायब होना। क्या है इस गुत्थी का सच? इस सस्पेंस से भरी कहानी को अंत तक सुनें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर बसा समालखा गांव एक ऐसा इलाका था जहां की गलियां ग्रामीण सेवा के ऑटो की आवाज से गूंजती थीं। सुबह की धूप में धूल भरी सड़कों पर ऑटो दौड़ते और गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते। यही रहता था रवि कुमार, एक 22 साल का सीधा साधा नौजवान जिसका जीवन अपने परिवार और मेहनत के इर्द गिर्द घूमता था। रवि के पिता जय भगवान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह से परिवार का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक और सहारे की जरूरत थी। रवि की मां लक्ष्मी अक्सर बीमार रहती थी, जिसके चलते घर का बोझ और बढ़ जाता था। रवि ने 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने सोचा कि पिता का बोझ हल्का करने के लिए उसे जल्दी काम शुरू करना चाहिए। समालखा जैसे इलाके में जहां मेट्रो या बसों की सुविधा नहीं थी, ग्रामीण सेवा के लिए ऑटो ही लोगों का मुख्य सहारा थे। रवि ने ऑटो चलाने की ट्रेनिंग ली और कुछ ही महीनों में एक कुशल ड्राइवर बन गया। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और किराए पर ऑटो लेकर चलाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अच्छी कमाई करने लगा। गांव में लोग उसे पसंद करते थे। वह न शराब पीता था, न सिगरेट और न ही किसी से झगड़ा करता था। रवि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, जो हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहता था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था और उसकी आंखों में एक सादगी थी जो हर किसी को भा जाती थी। 22 साल की उम्र में जय भगवान और लक्ष्मी को रवि की शादी की चिंता सताने लगी। लक्ष्मी की बीमारी के चलते घर में एक बहू की जरूरत थी जो घर संभाले और परिवार को जोड़े रखे। जय भगवान ने गांव और अपनी बिरादरी में रवि के लिए लड़की की तलाश शुरू की। उनकी सिर्फ एक शर्त थी, लड़की सुंदर और सुशील हो और परिवार को एकजुट रख सके। कई रिश्ते आए, लेकिन जय भगवान को कोई न कोई कमी नजर आती थी। उन्हें डर था कि अमीर या बिगड़ैल लड़की उनकी सादगी भरी परिवार में नहीं टिक पाएगी। समालखा की इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले शेर सिंह जय भगवान की बिरादरी के थे। दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था। शेर सिंह की पत्नी कमलेश का मायका राजस्थान के अलवर जिले के टपुकड़ा कस्बे में था। एक दिन जब शेर सिंह जय भगवान के घर आया तो उसने बातों बातों में रिश्ते की बात छेड़ी। चचा, सुना है आप रवि के लिए लड़की देख रहे हैं। संयोग की बात है, मेरे ससुराल वाले भी अपनी छोटी बेटी शकुंतला के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। रवि से अच्छा लड़का कौन हो सकता है? शेर सिंह ने हंसते हुए कहा। उसने आगे बताया, चाचा, मैं आपके घर परिवार को अच्छे से जानता हूँ। मेरे ससुराल वाले भी संस्कारी लोग हैं। शकुंतला सुंदर, सुशील और गुणी है। आपके परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। जय भगवान को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने कमलेश को देखा था। वह खुशमिजाज, हंसमुख और अच्छे स्वभाव की थी। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था और वह परिवार को जोड़े रखने में माहिर थी। जय भगवान ने सोचा, अगर बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी भी अच्छी होगी। उन्होंने शेर सिंह से कहा, ठीक है, तुम अपने ससुराल वालों से बात करो। अगर वे राजी हो तो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। शकुंतला के परिवार में उसके माता पिता पतराम और भगवती, 3 भाई और 3 बहनें थीं। कमलेश सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी 3 साल पहले शेर सिंह से हो चुकी थी। दूसरी बेटी की शादी तिजारा गांव में हो गई थी। शकुंतला सबसे छोटी थी और उसका एक छोटा भाई राजू भी था। पतराम खेती बाड़ी करते थे और उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। जब शेर सिंह ने रवि की बात छेड़ी तो पतराम को यह रिश्ता पसंद आया। रवि की अच्छी कमाई और उसके परिवार की सादगी ने उन्हें प्रभावित किया। शेर सिंह ने बताया कि रवि में कोई ऐब नहीं है और वह शकुंतला को खुश रखेगा। पतराम ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। पहले शकुंतला का परिवार समालखा आया। जय भगवान ने उन्हें अपने घर बुलाया
जहां रवि को देखकर पतराम और भगवती को वह पसंद आया। शकुंतला की तस्वीर देखते ही जय भगवान और लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तस्वीर में शकुंतला की आंखों में शर्म और सादगी थी, जो रवि के लिए एकदम फिट लग रही थी। रवि को भी शकुंतला की तस्वीर देखकर मन में एक हल्की सी उमंग जागी। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी जो रवि को अपनी ओर खींच रही थी। जय भगवान अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ टपुकड़ा गए। वहां उन्होंने शकुंतला को शगुन देकर रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। 8 फरवरी 2011 को समालखा में रवि और शकुंतला की शादी धूमधाम से हुई। गांव की गलियों में बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी। रवि का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शकुंतला लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मेहंदी रचे हाथों और घूंघट के पीछे छुपी मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया। शादी की रस्में पूरी हुई और शकुंतला दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। शादी की रात रवि के दिल में हजारों अरमान पल रहे थे। वह अपनी दुल्हन के साथ पहली रात बिताने को बेताब था। कमरे को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। सेज पर शकुंतला लाल जोड़े में बैठी थी। उसका घूंघट उसकी शर्म को और बढ़ा रहा था। रवि ने धीरे से कमरे में कदम रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शकुंतला के पास जाकर उसका घूंघट धीरे से उठाया। शकुंतला की आंखें नीची थी, लेकिन उनमें एक हल्की सी चमक थी। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, शकुंतला तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शकुंतला ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। रवि ने उससे बात शुरू की। उसकी आंखों में देखकर उसने कहा, आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें। शकुंतला ने हल्के में सिर हिलाया, लेकिन उसकी चुप्पी में कुछ अनकहा था। रवि ने उसका हाथ थामकर उसे पास खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ रस्में और परंपराएं उनके बीच आड़े आ गईं। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि कुछ रस्में बाकी हैं और शकुंतला को अगले दिन मायके जाना है। रवि का दिल टूट गया। उसकी सारी हसरतें अधूरी रह गईं। वह अपनी दुल्हन का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया था। हिंदू परंपराओं में चैत और भादों के महीने नई दुल्हन के लिए अशुभ माने जाते हैं। शादी के 2 दिन बाद 10 फरवरी 2011 को शकुंतला को मायके के लिए रवाना कर दिया गया। रवि की सारी उम्मीदें धूमिल हो गईं। उसने शकुंतला से फोन पर बात की, लेकिन उसकी बेताबी कम नहीं हुई। अगले 1 महीने तक हर दिन रवि के लिए 1 साल जैसा बीता। वह अपनी दुल्हन की एक झलक के लिए तरस रहा था। आखिरकार 21 मार्च 2011 को वह दिन आया जब रवि अपनी पत्नी शकुंतला को टपुकड़ा से समालखा वापस लाया। रवि का दिल खुशी से झूम रहा था। वह बार बार शकुंतला की ओर देखता। उसकी सादगी और सुंदरता उसे और आकर्षित कर रही थी। घर पहुंचते ही शकुंतला ने ससुराल में कदम रखा। लक्ष्मी ने उसका स्वागत किया और घर में खुशी का माहौल था। रवि की नजरें शकुंतला पर टिकी थीं। उसकी मुस्कान, उसकी चूड़ियों की खनक और उसकी चाल में एक अनोखा आकर्षण था। रात हुई, कमरा फिर से सजा था। शकुंतला सेज पर सजी धजी बैठी थी। उसने हल्का मेकअप किया था और उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। रवि ने कमरे में कदम रखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने शकुंतला के पास जाकर उसका हाथ थामा और कहा, शकुंतला मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। शकुंतला ने शर्माते हुए जवाब दिया, रवि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। इतना लंबा सफर किया है। क्या हम कल से शुरुआत कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारी शुरुआत खूबसूरत हो। रवि को उसकी बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह शकुंतला की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने इतना इंतजार कर लिया, एक रात और सही। शकुंतला ने उसकी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। दोनों ने रात बातों में बिताई। रवि ने शकुंतला से उसकी पसंद नापसंद, बचपन की बातें और सपनों के बारे में पूछा। शकुंतला ने हल्के फुल्के जवाब दिए, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी जो रवि को समझ नहीं आई। अगली सुबह 22 मार्च 2011 शकुंतला एक आदर्श बहू की तरह उठी। उसने घर का काम संभाला, नाश्ता बनाया और दोपहर का खाना तैयार किया।
जय भगवान और लक्ष्मी उसके काम से खुश थे। दोपहर को अचानक शकुंतला ने रवि से कहा, मुझे अपनी दीदी कमलेश से मिलने जाना है। उनकी ससुराल तो पास में ही इंदिरा कॉलोनी में है। रवि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे डर था कि कहीं शकुंतला रात को दीदी के घर रुक गई तो उसकी एक और रात बर्बाद हो जाएगी। उसने शकुंतला को समझाने की कोशिश की, अभी तो तुम कल ही मायके से आई हो, 1-2 दिन बाद चली जाना। लेकिन शकुंतला जिद पर अड़ गई, नहीं, मुझे आज ही दीदी से मिलना है। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और दीदी से मिले बिना मन नहीं मान रहा। तुम भी तो साथ चल सकते हो, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी ने भी रवि को समझाया कि वह शकुंतला को दीदी के घर ले जाए और शाम तक वापस आ जाए। रवि को पत्नी की बात माननी पड़ी। दोपहर करीब 2 बजे रवि और शकुंतला पैदल ही शेर सिंह के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रवि ने शकुंतला से हल्की फुल्की बातें की। वह उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था और शकुंतला भी उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। रवि को यकीन था कि यह छोटा सा दौर जल्दी खत्म हो जाएगा और वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट आएगा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि के परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम 5:30 बजे जब जय भगवान अपनी ड्यूटी से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि रवि और शकुंतला घर पर नहीं थे। लक्ष्मी ने बताया कि रवि शकुंतला को कमलेश से मिलवाने ले गया है। जय भगवान ने रवि को फोन मिलाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। यह रवि का स्वभाव नहीं था, वह हमेशा अपना फोन ऑन रखता था। जय भगवान ने बार बार फोन किया लेकिन हर बार यही जवाब मिला, फोन स्विच ऑफ। जय भगवान का दिल बैठने लगा। उन्होंने शेर सिंह को फोन किया। शेर सिंह ने बताया कि वह ड्यूटी पर है और उसे नहीं पता कि रवि और शकुंतला उसके घर आए हैं। उसने वादा किया कि वह घर पहुंचकर खबर देगा। 1 घंटे बाद शेर सिंह ने फोन करके बताया कि शकुंतला तो उनके घर आई थी लेकिन रवि उसे छोड़ने नहीं आया। शकुंतला ने बताया कि रास्ते में रवि को ग्रामीण सेवा के कुछ दोस्त मिल गए थे और वह उनके साथ चला गया, यह कहकर कि जल्दी लौट आएगा। यह बात जय भगवान को अजीब लगी। रवि ऐसा लापरवाह नहीं था कि वह अपनी नई नवेली पत्नी को अकेले छोड़कर दोस्तों के साथ चला जाए। उन्होंने रवि के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। रात 9:30 बजे तक जय भगवान ने हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार वह अपने छोटे बेटे डैनी के साथ शेर सिंह के घर गए और शकुंतला को वापस घर ले आए। शकुंतला ने वही बात दोहराई जो शेर सिंह ने बताई थी। रवि उसे कमलेश के घर के पास छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। जय भगवान की समझ में नहीं आ रहा था कि रवि ऐसा क्यों करेगा। क्या वह शकुंतला से नाखुश था? लेकिन यह मुमकिन नहीं था। रवि ने 40 दिन तक शकुंतला का इंतजार किया था और वह उससे बहुत प्यार करता था। फिर रवि कहाँ गया? जय भगवान और उनका परिवार पूरी रात परेशान रहा। अगली सुबह 23 मार्च 2011 जय भगवान अपने बेटे डैनी और कुछ पड़ोसियों के साथ कापसहेड़ा थाने पहुंचे। उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर को सारी बात बताई, कैसे रवि अपनी पत्नी को कमलेश के घर छोड़ने गया था और कैसे वह अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट डीडी नंबर 6 पर दर्ज की और दिल्ली के सभी थानों में उसका हुलिया भेजकर तलाश शुरू कर दी। शकुंतला के परिवार वाले भी अगले दिन समालखा पहुंचे। उनके साथ उनका पड़ोसी कमल सिंगला भी था जो एक संपन्न नौजवान था। जय भगवान को कमल की मौजूदगी पर शक हुआ। वह हर बार शकुंतला के परिवार के साथ क्यों आता था? क्या इसके पीछे कोई राज था? जय भगवान ने पुलिस को बताया कि उन्हें शकुंतला, उसके भाई राजू और कमल सिंगला पर शक है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने शकुंतला, कमलेश, शेर सिंह, राजू और कमल सिंगला से पूछताछ की। शकुंतला ने वही बात दोहराई कि रवि उसे कमलेश के घर के पास छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। कमलेश ने भी इसकी पुष्टि की। शेर सिंह ने बताया कि वह उस वक्त ड्यूटी पर था और उसकी ड्यूटी की पुष्टि हो गई। राजू और कमल ने कहा कि वे उस दिन अलवर में थे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने रवि के दोस्तों और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। रवि के फोन की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। जांच ठप हो गई। जय भगवान को लगने लगा कि पुलिस गंभीरता से काम नहीं कर रही।
उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद 16 अप्रैल 2011 को कापसहेड़ा पुलिस ने रवि की गुमशुदगी को अपहरण का मामला मानकर 365 के तहत केस दर्ज किया। जांच शुरू हुई और पुलिस ने फिर से शकुंतला, राजू और कमल से पूछताछ की। जय भगवान ने पुलिस को बताया कि हर बार जब शकुंतला का परिवार आता है, राजू और कमल जरूर साथ होते हैं। उन्हें शक है कि इन तीनों ने मिलकर रवि का अपहरण किया है। पुलिस को शेर सिंह पर भी शक हुआ क्योंकि रिश्ता उसी ने करवाया था, लेकिन शेर सिंह की ड्यूटी से पुष्टि हो चुकी थी। पुलिस ने सोचा कि शायद रवि का किसी दूसरी लड़की से संबंध था या ग्रामीण सेवा के किसी ड्राइवर से उसका विवाद था, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी सही नहीं निकली। सितंबर 2011 में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच तेज करने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने केस को एंटी किडनैपिंग यूनिट को सौंप दिया। सब इंस्पेक्टर हरिवंश ने जांच शुरू की, लेकिन उनका तबादला हो गया। फिर एसआई रजनीकांत ने केस संभाला। रजनीकांत को कमल सिंगला सबसे ज्यादा संदिग्ध लगा। उन्होंने 2 मार्च 2012 को शकुंतला, राजू और कमल का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, लेकिन तीनों टेस्ट में पास हो गए। 2017 में जब केस 6 साल से अनसुलझा था, हाई कोर्ट ने पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने का आदेश दिया। एसआई जोगेंद्र सिंह ने शकुंतला, राजू और कमल को गुजरात के गांधीनगर भेजा। शकुंतला ने टेस्ट से इनकार कर दिया, लेकिन राजू और कमल ने टेस्ट करवाया। कमल के जवाबों में कुछ संदिग्ध बातें सामने आई। जोगेंद्र सिंह को यकीन हो गया कि कमल इस केस का मुख्य सूत्रधार है। 2018 में जोगेंद्र सिंह का तबादला हो गया और केस एसआई करमबीर मलिक को सौंपा गया। करमबीर ने एक टीम बनाई जिसमें एएसआई जयवीर नरेश और कांस्टेबल हरेंद्र शामिल थे। टीम अलवर के टपुकड़ा पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि शकुंतला ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद घर से भाग गई थी। शकुंतला के परिवार ने कमल पर शक जताया और उसके खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कमल फरार हो गया। पुलिस को पता चला कि शकुंतला कमल के ड्राइवर बबली के साथ भागी थी। बबली ने राजस्थान हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि उसने शकुंतला से शादी कर ली है, लेकिन जब पुलिस बबली के गांव बाघोर पहुंची तो पता चला कि बबली पहले से शादीशुदा है और कोटा जेल में बंद है। बबली ने बताया कि कमल ने उसे पैसे देकर शकुंतला के साथ शादी का फर्जी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था। पुलिस ने राजू से फिर पूछताछ की। राजू ने कमल के बारे में कई अहम जानकारियां दी। 27 सितंबर 2019 को पुलिस ने कमल सिंगला को अलवर के शालीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कमल ने कबूल किया कि उसका शकुंतला के साथ प्रेम संबंध था। शादी से पहले ही शकुंतला और कमल एक दूसरे के करीब थे। शकुंतला रवि से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी। कमल ने बताया कि 22 मार्च 2011 को उसने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर रवि का अपहरण किया था। रवि को अलवर ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई और लाश को ठिकाने लगा दिया गया। शकुंतला इस साजिश में शामिल थी और उसने रवि को बहन के घर ले जाने का बहाना बनाया था। कमल और शकुंतला ने सोचा था कि पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाएगी। कमल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शकुंतला की तलाश तेज कर दी। 2020 में शकुंतला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में दोनों को रवि की हत्या और अपहरण का दोषी पाया गया। कमल को उम्र कैद और शकुंतला को 7 साल की सजा सुनाई गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास के नाम पर धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। परिवार में खुलकर बातचीत और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। साथ ही किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।